सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन कंचन की पहली कॉपी, तो इसका इंट्रोडक्शन बढ़िया है। इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली बात किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। ये मिल अमनदीप, आपका इंट्रोडक्शन गलत है। इंट्रोडक्शन इसलिए गलत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 इवॉल्व। सही है, इस बार तुम्हारा क्वेश्चन बहुत हद तक सही है। ठीक है, और कुछ लिखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांटेड स्टेट इन सम मैटर। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। आगे सिग्निफिकेंस भी डाले तो सोचे उसी में कनेक्ट है। और तो सिग्निफिकेंस का जरूरत नहीं है ना, सिग्निफिकेंस लिमिटेशन में। मुझे वो चार्ट कहाँ है किसने भारत के संविधान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे इसने नए भारत का निर्माण किया आजादी के बाद, ये कहाँ है आपके इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन कभी भी बैकग्राउंड नहीं होता है। समझो मेरी बात को। एक चीज आप लोग समझिएगा चीजों गौर से। भूमिका और पृष्ठभूमि में फर्क होता है। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिला, ये सब नहीं दिखते, ये उपन्यास वाली भाषा है। डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 laid the constitutional foundation of modern Indian state. सो बेसिकली ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे ये एक्ट भारत के फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने में रोल निभाता है। ठीक है, और which key features of this act were later retained in the Indian Constitution. आधुनिक भारत राज्य की संवैधानिक नींव कैसे रखी। स्वामी क्लास में है क्या संदीप? यस सर, यस सर। इसके कौन से प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का, अगेन मॉडरेट से थोड़ा नीचे ही कहूंगा, इजी क्वेश्चन इसको मैं बोलूंगा। सो ऐसे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर बहुत मैटर कर जाता है। ठीक है, सो पहले पार्ट में फीचर्स के बारे में बात करनी है। गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट में कौन कौन से मेन फीचर्स लाए गए थे। दूसरे में उसको उन सारे फीचर्स को कंपेयर कर देना है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन से कि भैया ये प्रोविजन वहां पे था, ये प्रोविजन यहाँ पे है। सो बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक अच्छा से इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे नहीं होगा, समझना बात को। ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताते हुए कैसे ये भारतीय संविधान का बैकबोन बना, कैसे भारतीय संविधान में इसके प्रावधान को अंतर्निहित किया गया। सो इंट्रोडक्शन उस पे होगा और कंक्लूजन होगा कि कैसे ये बैकबोन बना और कैसे फीचर्स आज भी चले आ रहे हैं। इस कंक्लूजन से पहले एक लिमिटेशन बतानी होगी, बहुत सारी चीजें हमने इसके नहीं भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सब इसी का हमने लिया है। लिमिटेशंस भी बताने होंगे, जैसे कि इसमें रेस्टिट्यूटरी पावर गवर्नर जनरल को दिया गया था, वो हमने इसमें इनको अपने वाले सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। हमने किसको दिया है रेस्टिट्यूटरी पावर? हमने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रावधान इसके नहीं भी लिए हैं, वो भी हमें बात करनी है। दूसरा मैं चलो वो दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ जितने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाई कैमरलिज्म के बारे में क्यों लिखा है कि इस एक्ट के थ्रू बाई कैमरलिज्म लाया गया है, क्या मेरे पढ़ाने में कुछ गलती हुई है क्या? बाई कैमरलिज्म तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है ना, और इस वाले एक्ट से प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म आया है। द्वि सदन पद्धति जो है, इस एक्ट के थ्रू जो 6 सदन हैं उनमें बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था ना, द्वि सदन पद्धति तो 1919 में आया था। और मैंने आप लोगों को दूसरी क्लास में बकायदा समझाया भी था कि बाई कैमरलिज्म 1919 लाने का मतलब क्या है, जब जब कोई फेडरल व्यवस्था है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि 80-90% कॉपी में लिखा हुआ है कि बाई कैमरलिज्म लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। या तो पूरा लिखो कि बाई कैमरलिज्म प्रोविंशियल लेवल पे लाया गया, या फिर लिखो कि बाई कैमरलिज्म एज ए फिलोसफी इसको अब यहाँ से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, लेकिन लाया तो 1919 पे थ्रू लाया गया है। तो पता नहीं सबके आंसर में ये कमी है। चलो लेट्स सी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन कंचन की पहली कॉपी, तो इसका इंट्रोडक्शन बढ़िया है। इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली बात किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। ये वर्ड होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में 2-3 चीजें कही जाती हैं। सबसे पहला तो वर्ड इसके लिए जो प्रयोग होता है ब्लूप्रिंट प्रयोग होता है। दूसरा यूज होता है इसके फोल्डिंग को हिंदी में बोलते ढांचा। इसके फोल्डिंग मतलब कभी कोई मकान बनते देखे हो, तो मकान जब बन रहा तो उसका बगल में पूरा बांस से बांधा रहता है पूरा। ठीक है, ढांचा।
या फिर जो लोहे का पिलर के पहले किसी मकान बनने की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो पहले लोहे के पिलर से लोहे का छड़ बड़ा 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 सब जगह से बांधा जाता है, इसके फोल्डिंग, और या फिर बैकबोन। तो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ब्लूप्रिंट, दूसरे पे ये होता है ढांचा। सो आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये ब्लूप्रिंट वाला शब्द आना चाहिए। सो कंचन, इंट्रोडक्शन तुम खुद से लिखी हो? यस सर। बढ़िया। हमको लगा कि कहीं से हेल्प लिखी हो किताब उताब से देख के, मुझे एकदम परफेक्ट था इसीलिए पूछे। ये वाला टाइमलाइन नहीं जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? ये तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, ना तो ट्रेस ऑफ ये, ना इवोल्यूशन है, ना ही कुछ ऐसा। रादर यहाँ पे फोकस करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, फीचर्स बताने में। सो ये जरूरत नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा सब सही है। ओवरऑल जस्ट ऑल ये कुछ है। ये बाइकैमरलिज्म क्यों यहाँ तुमने लिखा बाइकैमरलिज्म? इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल सेंटर। कब मैंने पढ़ा है वो, इतना सोच रहा हूँ कब मैंने पढ़ा दिया ये। है कंचन, बताओ कब मैंने पढ़ाया ये? सर गलती हो गया सर, ध्यान देंगे। और नहीं, ये गलती सबसे कैसे हो सकती है? हमको तो लगा हम खुद ही पूछे किसी को, लेक्चर में देखो रिवाइंड करके हम पढ़ा दिए हैं क्या? उसे हम मजाक कर रहे हैं, हमको याद है पूरे, हम गवर्नमेंट ऑफ 1919 में पढ़ा है। तुमसे तुमको क्वेश्चन ही पूछे पर्सनली, तो तुम कैसे यस सर। तो तुम कैसे गलती कर सकती हो? तो लिखोगे एट प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रिपरेशन ग्राउंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। बाकी दिस इज गुड, डायग्राम इज गुड, एंड द गुड थिंग इज दैट कि तुम्हें अब समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन की डिमांड कैसे है, कहाँ पे टेबल बनाना है। तो ये यही चार्ट मुझे चाहिए सेकंड पार्ट में, यही चार्ट चाहिए। अब देखो सेकंड पार्ट में बहुत लोगों ने दो तरीके से आंसर लिखा है। या तो सेकंड पार्ट में चार्ट ही टेबल बना दिया है कि कौन सा फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था और उसको कैसे भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान में उसको इंक्लूड किया गया, या तो इस फॉर्मेट का प्रयोग किया है या पैराग्राफ फॉर्मेट का प्रयोग किया है। और कुछ लोगों ने बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं है, सिंपली ऐसा डायग्राम बना के छोड़ दिया है। तो ये तरीका तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कॉन्क्रीट बात करो, ठीक है? बिल्कुल बताओ एग्जामिनर को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल होते हैं, तो यहाँ पे नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो चार्ट वाला मेथड ही ज्यादा बेहतर। क्यों बेहतर है चार्ट वाला? क्योंकि थोड़ा कम टाइम में तुम एग्जामिनर को मैक्सिमम पॉइंट दिखा पाओगे। लेकिन अगर तुम इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे, एक एक पैराग्राफ में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, जैसा किसने किया है, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अरे नाम भूल गया, आयुष। जैसा कि आयुष ने किया है, आयुष ने पैराग्राफ फॉर्मेट में सब लिखा है, तो इस चक्कर उसका आंसर बहुत बड़ा हो गया है। सो बेटर, अच्छा है, ठीक है। कंक्लूजन वगैरह गुड। तुमने कौन सा पॉइंट डाला था? ग्रांट फुल यूनिवर्सल रेल फ्रेंचाइजीज, ठीक है। द गैप वाज फुल्ली एड्रेस्ड। लिमिटेशन के बारे में बात करनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, इट विल वर्क आउट, ठीक है। ओवरऑल तुम्हारा स्ट्रक्चर का, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अच्छा है, इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है। इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली जो चाहिए क्वेश्चन को वही है। सो आई गिव यू 23, सॉरी 38 है ना? वो बाइक कैमरलिज्म वाला ध्यान देना, ठीक है। Yes, sir. अमनदीप, आपका इंट्रोडक्शन गलत है। इंट्रोडक्शन इसलिए गलत है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1932 इवॉल्व्ड ऑन द क्लास में है ना, हाँ सर। enacted by the British Parliament tried to incorporate aspirations of masses। ये किस संदर्भ में बात की जा रही है? ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दिस की रीजन फॉर रिलेशन ऑफ वेरियस प्रोविजन, क्या रिटेंशन। क्या की रीजन था? की रीजन भारतीय संविधान में इसके प्रावधान को रखने का की रीजन ये था कि क्योंकि ये मासेस के लिए लाया गया था। नहीं सर, सेंस ये था सर कि चूंकि एस्पिरेशन वो नहीं था सर कि साइमन कमीशन का जो प्रोविजन था या फिर नहीं, तो 1935 गवर्नमेंट को ऑफ लाने के इंडिया, पीछे का जो मेन रीजन था सर वो यही नहीं, था ना कि इंडियन एस्पिरेशन को कुछ हद तक भी मतलब एटलीस्ट या ऐसा शो करे एक कि बात हम उसको बताइए, एड्रेस करना इंडियन चाहिए। एस्पिरेशन, ये तो इंडियन एस्पिरेशन को ठीक है, इंडियन, ये तो एक तरह का स्ट्रैटेजी था, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी थी कि हर एक्ट पे तो हमें कंसेशन दिया जा रहा है। पहली बात ये,
दूसरी बात यह है कि जो ग्रीवांसेस लोगों को बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व मैकेनिज्म है ये एक्ट्स, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो कहीं पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडियन एस्पिरेशन के लिए ब्रिटिश ने बिल्कुल दिल खोल के ऐसा कुछ किया है। इट इज मोर लाइक ब्रिटिश अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो सो वो एक लिखे थे, ट्राइड लिखे थे इसलिए सर कि हम ये नहीं नहीं, लिखे कि देखो देखो किया ही उसने, मतलब पहले मेरी बात ऐसे। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पॉइंट नंबर 1 कि डायरेक्टली क्वेश्चन में ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो बाद में हुआ उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करनी है कि वो कैसे बना। क्वेश्चन हमारा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हिस्ट्री है क्वेश्चन नहीं, इट इज क्वेश्चन आस्किंग कि मॉडर्न नेशन स्टेट में कैसा इसका है। तो इंट्रोडक्शन से तो पहले तो इस बात को हिट करे। नंबर 2, जो की रीजन फॉर, नहीं की रीजन इसका ये नहीं है कि इसके मासेस एज इट इज, कि मासेस का एस्पिरेशन था इसलिए इसको रखा है, रैदर इट वाज फैमिलियरिटी विद दिस प्रोविजंस। हमने कल समझाया भी था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से इमर्ज होता है, गवर्नर का कॉन्सेप्ट यहाँ से इमर्ज होता है। तो ऑलरेडी वी आर फैमिलियर विद द सिस्टम। दिस इज द रीजन, नॉट कि हमें इसमें हमारे एस्पिरेशन और मासेस को इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो एक बार वर्कआउट। तो दूसरा जो वर्ड है ब्लूप्रिंट, वो सब दैट ऑल दिस थिंग्स आर मिसिंग। सो इंट्रोडक्शन में बताऊंगा लास्ट में। सर वो कंक्लूजन में है सर, वो ब्लूप्रिंट में। कंक्लूजन पढ़ा, मेरे कंक्लूजन में देखा मैंने ब्लूप्रिंट और लिखियो, लेकिन दैट शुड कम एट फर्स्ट ना। कंक्लूजन इनफैक्ट मैंने देखो देखो यहाँ मार्क भी किया, देखो यहाँ मैंने एक्चुअली मार्क, सर, जी जी सर, ये मैंने एक्चुअली क्या पढ़ा हुआ है, कि देखो यहाँ पे तो ब्लूप्रिंट तुम लिखे हो, मैं देख लिया है। हम्म, बट तुम्हारा सर इंट्रोडक्शन, एक बार मैं सब बताऊँ थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं क्या सोच रहा था। वो जो सर आपने रिटेंशन वाला वर्ड लिखा ना, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि इंट्रोडक्शन इस तरीके का देना है ना कि जो फीचर्स को रिटेन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पर जोड़ पड़े। तो इसीलिए सर मैंने ऐसा लाइन मतलब ड्रॉ किया, जो कि मतलब नहीं यहाँ डिस्कस फिट हाउ है, द ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1933 laid the foundation of modern Indian state। ठीक है, डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया laid the foundation of modern Indian state। क्वेश्चन का बेसिक फोकस इस पे है ना, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेट पे। हाँ, मैं सेकेंड तो पार्ट पे सर गवर्नमेंट फोकस करते, गड़बड़ गवर्नमेंट आ ऑफ गया। इंडिया 1935 पे नहीं है ना। ठीक है, तो मैं याद समझ गया रखो। सर। ठीक है, ठीक, मैं दिखाऊंगा ओके। देखो इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देखो, इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। The Government of India Act 1935 became the constitutional blueprint for independent India. It introduced the core principles such as federalism, provincial autonomy, public service institutional, even though its spirit was colonial। ये चीज बहुत एकदम सही है, क्योंकि इसका स्पिरिट colonial है। It was structure shaped the Indian democratic future। परफेक्ट, मतलब मैं एक बार पढ़ के सोचने लगा कि लड़के खुद लिखिए, कहीं से जाकर चेपी है, जब पूछे इससे। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन कि इसने बता भी दिया कि इसने फ्यूचर को सेव किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कहीं से भी ब्रिटिश का स्पिरिट तो ब्रिटिश ही है ना, ये कहीं ना कहीं तो ब्रिटिश स्ट्रक्चर को ही लाने के लिए प्रयास है ना, तो इसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का। 1935 तो गवर्नमेंट यही सोच रही है कि भारत को तो अपने छोड़ना नहीं है। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब ब्रिटिशर्स बहुत कमजोर होने लगते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ब्रिटिशर्स बहुत कमजोर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अब भारत हमसे नहीं संभलेगा। लेकिन अभी तक तो इनके दिमाग में यही है कि भारत में भी छोड़ना नहीं है। दैट इज द स्पिरिट वाज कॉलोनियल। सो इसका इंट्रोडक्शन बेस्ट है अब तक का। ठीक है, इस पे काम थोड़ा कर रहा है। रस्ट रस्ट ऑल थिंग ऑल सभी कुछ ठीक है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपने भी लिखा है। सर ठीक वो है, मैंने लिखा था सर, अब देखिए शुरू फीचर में इन प्रोविंसेस इंक्लूडिंग बिहार, वो जो फीचर वाला है, पहले पन्ने पे जाइए सर, इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे जो बॉक्स बनाया था पहले पेज पे सर। हाँ, इसके नीचे में देखिए, वहाँ पे लिखा है मैंने इन 6 प्रोविंसेस क्लियर किया था सर मैंने, अच्छा बाई कैमरल इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बिहार। बिहार, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ना, तो मैं कैसे कोरिलेट करूंगा दोनों वो को, लगा सर कि कहीं रिपीटेशन ना जैसा ना लगे, जैसे तो हम यहाँ सोचे उस पॉइंट को थोड़ा अलग तरीके से लिख दे इसलिए। establish a अच्छा, precedent for, देखो यहाँ पे the initiating by it establish a precedent for a two house system in the center established a provinces। करेक्ट कीजिए इसको, इसने स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया था, आपने तो साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल में भी है। इन सम स्टेट भी सर। प्लस भाई इसका मतलब ये बताओ, ठीक है सम स्टेट्स में भी है, तो इस सेंट्रल लाइन का तो लिखी है ना भाई। आप तो लीगली साउंड आदमी है, मुझे एक बात बताइए, जब ये लाइन लिखा हुआ तो मैं ये मान के चलूंगा ना, आपके कहने का मतलब है कि इसने इंट्रोड्यूस सेंट्रल में भी किया। इट इंट्रोड्यूस, ठीक है, आधा आप पार्सली करेक्ट है, पार्सली इनकरेक्ट है, तो मैं क्या मानूं। इनकरेक्ट है बस, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन तो हटाएंगे ना, ये वाला पार्ट हटाइए। ठीक है सर। ठीक है, ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, बाकी अपने सारा वो बना दिया है,
कंपैरिजन भी किया है, ठीक है, लिमिटेशन वगैरह भी दिखाए हैं, ठीक है। लिमिटेशन बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक दो लिमिटेशन डाल के इस वाले पार्ट को थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का मेन डिमांड ये है कि कौन से पार्ट रिटेन किए गए, तो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा सिर्फ क्रिटिकल एग्जामिन और एग्जामिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वाले पार्ट को हम लोग एक पैराग्राफ में भी समराइज कर सकते हैं कि ऑल्दो इसका स्पिरिट कॉलोनियल था, तो इसमें ये कमियां थी, जो कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसको दूर कर लिया गया। तो क्योंकि क्वेश्चन समीक्षात्मक आलोचनात्मक वाले एंगल आपको नहीं ले जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले इसके जो क्रिटिसिज्म है उसको हम शॉर्ट रखेंगे, इसका मेन बॉडी वाला पार्ट इसको थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। ओके देखिएगा जब यही क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन हो जाएगा तो फिर यही ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा सही, कि आपका ये वाला जो पार्ट है छोटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ ठीक है, रेस्ट इज गुड, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा जो ब्लूप्रिंट, मुझे लगा कि यार ये पहले क्यों नहीं लिखा, मैंने देखा था पढ़ते होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपका बढ़िया है, ठीक है। सो उसी में 1 नंबर कटा है आपका वहां पे इंट्रोडक्शन के कारण। ऋषभ सर तुम्हारा, हाँ सर आप जो माइंड मैप दिए है ना हाँ, सर, उस उसमें माइंड भी मैप में लिखा हुआ गलती है है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर एट सेंटर, उस पे भी लिखा हुआ है 1935 मैं वाले हमको एक्ट में। लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे नोट्स में गलत लिखा हुआ है, सभी नोट से पढ़ पढ़ के गलत लिखा है, ठीक है, उसको सही करवाते हैं। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो बड़ा वाला नोट्स है? सर वो तो नहीं देखे अभी, माइंड मैप सुबह हाँ देखे, जैसे मेरे दिमाग हाँ में था, पर अभी कंफर्म कर लिए बोलने के पहले, उसमें भी लिखा है। माइंड मैप में होगा, माइंड मैप में, नोट्स में नहीं होगा, माइंड मैप में होगा। कि माइंड मैप में कई बार क्या क्रिस्प करने के चक्कर में ना वो हो जाता है, तो प्रोविंशियल। लेकिन आप लोग करेंगे ना, मैं तो 1919 से पढ़ा चुका हूँ क्लास में तोता मैना की तरह, तो आप माइंड मैप पे भरोसा करेंगे, हम पे भरोसा करेंगे? सर आप पे ही करेंगे। तो फिर जिसका मतलब माइंड मैप देख के आंसर लिखती हो? सर वो बस एक बार फीचर्स देखने के लिए, बस एक बार गो थ्रू, सर सुबह बस देखे थे, बस एक बार कंफर्म करने के लिए। ठीक है ऋषभ, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट इंडिया को, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। आगे जो लिखे विच वाज ड्राफ्टेड ऑन रिकमेंडेशन, नहीं सब जरूरत है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था नहीं हुआ था, व्हाइट पेपर, सीधा बताओ कि कैसे इसने मॉडर्न नेशन इंडियन स्टेट के इसने फाउंडेशन रखी, और इसके जो कुछ कुछ कोर प्रिंसिपल थे, फेडरलिज्म वगैरह, फेडरलिज्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये कैसे आगे मेंटेन किया गया, ठीक है। यहाँ तक सही है, इसके आगे इट नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ऋषभ क्लास में है? यस सर यस। ठीक है, रेस्ट इज गुड। तुम्हारा एक प्रॉब्लम खाली है, बाकी सब कुछ सही है। इस बार तुम्हारा क्वेश्चन बहुत हद तक सही है, ठीक है। और कुछ लिखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांटेड स्टेट इन सम मैटर, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दिया गया था, ये भी मैं देख रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली कुछ लोग इशू, जिसमें स्वामी तुम भी अपने आंसर लिखो, कुछ हद तक आपने बोला था ना कुछ हद गवर्नर को रखा गया था स्टेट में, नहीं इसीलिए नहीं, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब एक तरह से 90% तक दे दिया गया था, 10% के लिए रखा गया था गवर्नर को बिठा के, तो कंप्लीट ऑटोनॉमी एक तरह से दे दिया गया था, लेकिन कुछ एक मामलों में रखा गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि लगभग ऑटोनॉमी दे दी गई थी। जैसे स्वामी तुमने भी लिखा है कि कुछ हद तक स्वायत्तता दे दी गई थी, कुछ हद तक Yes, नहीं, sir. कहीं सही सही शब्द होगा बहुत हद तक, ठीक है। तो Yes, sir. तुम्हारा बस एक ही चीज, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है इस बार, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपैंड करो और थोड़ा सा शब्दों पे, वाक्य विन्यास पे, वर्ड्स के सिलेक्शन पे, इन पे फोकस करो, ठीक है, कि थोड़ा इसको और इलाबोरेट करें। क्या लिखा है? मिस प्योरिटाइजेशन क्यों लिखा है मैंने, वेट, पावर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, मिस प्योरिटाइजेशन क्यों लिखा है, ये तुमने लिख दिया, तेरा पहला पार्ट। जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो पूछता है कि कैसे इसने भारत के हाउ विच की फीचर ऑफ दिस एक्ट वर लेटर रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रॉपर क्वेश्चन में समझो बात को, प्रॉपर क्वेश्चन का 2 पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल आपके आंख के सामने से 2 पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने कई लोगों को ये देखा कि पहला पार्ट पे ज्यादा फोकस है, दूसरे वाले पार्ट पे डायग्राम बना के निकल जा रहे हैं, या फिर बस मेन 2-4 पॉइंट लिख के निकल जा रहे हैं। इस बार तो बीपीएससी ने काफी अच्छा किया है कि 19+19 करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से हो, तो मान के चलो कि भैया इसका भी इंपॉर्टेंस है, आधा अगर नहीं भी है
तो अगर पहला वाला पार्ट 20 है तो ये 18 होगा, पहला वाला पार्ट 24 है तो ये 14 होगा। मतलब ऐसा पुछल्ली नहीं है कि इसको तुम एक डायग्राम बना के इस पे निकल जाओगे। सो जब कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट दो पार्ट में क्वेश्चन होता है, दो लाइन में होता है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है, तो दोनों को इज्जत दो। सिर्फ पहले वाले की इज्जत दे काम नहीं चलेगा। तो ऋषभ आपने गलती क्या की है, पहले पार्ट को तो अच्छा खासा इज्जत दिया है, सेकंड पार्ट को देख रहे हो कितना तुम बेचते करके निकल गए हो, इतना सा लिख के डायग्राम बना के निकल गए। वही मैंने लिखा है कि मिस प्रायोरिटाइजेशन है। इसमें सर आगे सिग्निफिकेंस भी डाले तो सोचे उसी में कनेक्ट है। और तो सिग्निफिकेंस का जरूरत नहीं है ना, सिग्निफिकेंस लिमिटेशन में मुझे वो चार्ट चाहिए ना, प्रॉपर चार्ट। जैसे मान लो, हाँ सर, नंबर अलॉट होता है ना तो उसमें क्लियर हो जाता है कि नहीं नंबर हम क्यों अलॉट करेंगे, मान लो नंबर नहीं अलॉट किया रहेगा तो आप ये, जब मैं बता रखा हूं कि जब कभी भी इस तरह से कंपैरिजन दिखाना था तो हमेशा टेबल बना के दिखाइए, ठीक है। तो ये आज मैं देख रहा हूँ कुछ लड़के एकदम इस बात को समझ गए हैं, तो वो एकदम बना के दे रहे हैं, ठीक है, टेबल बना बना के। और कुछ अभी तक इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ, जहां कहीं भी दो चीजों को कंपेयर करना है तो वहां पे हम हमेशा टेबल बनाएंगे, पहला वाला दिखाएंगे कि भैया ये प्रोविजन और ये प्रोविजन, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पे टेबल बनना ही बनना है। जब भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, टेबल तो बनना ही है, ठीक है। सर कंपैरिजन पहला वाला भी नहीं पार्ट में हो गया जो लिखे हैं, पहला टेबल जो बनाया मैंने उसमें पहले वाले पार्ट में कंपैरिजन नहीं करना है, देखो तुमने कर तो दिया है, ठीक है, बट एक्चुअली करना नहीं था। यहाँ पे इस वाले पार्ट में बेसिकली आपको लिखना था जो कोर फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, ठीक है, और उसको हेडिंग डाल कर लिखना था। दूसरे वाले पार्ट में प्रॉपर टेबल बना के इसको एक्सपैंड करना था, ठीक है। तो चूंकि ये वाला पार्ट योर डिमांड को मीट कर रहा है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वो कट, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक टेबल बना के यू नीड टू स्टैब्लिश कौन कौन से फीचर, की फीचर्स हैं, की फीचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो टेबल चाहिए, ठीक है। और पहले वाले पार्ट में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के फीचर्स बता दो और इसका पासिंग रेफरेंस दे दो कि इस तरह से हमारे संविधान में इसका इम्पैक्ट पड़ा, इस तरह से हमारे संविधान में इसका इम्पैक्ट पड़ा। वहां पे बहुत डिटेल कंपैरिजन नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तुमने जो किया है ना ये वाला काम, ये वाला काम दूसरे पार्ट में क्रिस्प वे में होना चाहिए। पहले वाले पार्ट में जो तुम्हारे फीचर्स है उसको एक्सपैंड करके बताओ कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा आगे, ठीक। रेस्ट इज गुड, रेस्ट इज गुड। सिग्निफिकेंस लिमिटेशन सही है, सिर्फ तुम्हारा सेकंड ये कंक्लूजन में सही है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा पहले तो नंबर कटा है, ठीक है, इस वाले पार्ट पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, भावनाओं को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला पार्ट को आपने ड्यू वेटेज नहीं दिया जितना इसको इज्जत मिलना चाहिए था, ठीक है। ब्रजेश, भूमिका में डायरेक्टली बात कीजिए, जैसे बहुत ज्यादा दूर से जाके बात नहीं कीजिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, दूसरी केंद्रीय, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि भैया ये बता 1935 का एक्ट का भारत के संविधान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो मॉडर्न भारत बनेगा उसके क्या फर्क, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सभी ये सब बोल बच्चन है। ब्रजेश क्लास में हैं आप? हाँ, तो ये अधिनियम आधुनिक भारत राज्य का संवैधानिक नींव रखी, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे लिए कुछ सेंस का लाइन है, बाकी ये मेरे कोई सेंस का नहीं है। तो आगे से ध्यान रखिएगा टू द पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। क्वेश्चन जो पूछा गया है सीधा लिखेंगे कि भैया 1935 के एक्ट को हम लोग कई बार ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान है, जैसे फेडरलिज्म, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्ता, जैसे कि आपका लोक सेवा आयोग, फेडरल संघीय जुडिशियरी, न्यायपालिका, ये सारे प्रावधान आगे चल के भारत के लिए यूनिवर्सल क्या उसको मताधिकार का वो, जिससे आगे चल के भारत की नींव बनेंगे, संविधान की नींव बनेंगे। दिस इज द कोर डिमांड। इसमें हमें बहुत ज्यादा दूर से बात नहीं करनी होती है। तो जो भी लोग भूमिका लिखेंगे, सबसे पहले भूमिका में मैं देख रहा हूँ तो भूमिका में लोग दिक्कत हो रही है। भूमिका में ना कोर बात करो, क्रक्स बात करो, एग्जैक्टली जो क्रक्स है उस पूरे आंसर का जो क्रक्स है, उस क्रक्स को, उसका स्पिरिट को भूमिका में लिखने का प्रयास करो। भूमिका में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना होता है। मेन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट शुड बी द स्पिरिट, जो आत्मा है आंसर की, वो आपके उसमें झलकनी चाहिए।
ठीक है, बाकी सारा बॉडी वाला पार्ट ठीक है। अगेन जब मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ कि शासन में 100 ऐसे होता है, पिछले वाले आंसर आपको टोका था मैंने ये चीज, ध्यान रखेंगे ठीक है, सर, इस बार भी वही चीज भूल जाते हैं सर उसमें लिखते लिखते। ठीक है। शुरुआत में यहाँ पे तालब्य होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में अलग निर्वाचन। दलित, मैंने कल बताया था कि दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली नहीं लाई गई थी, पूर्ण पैक्ट यही था। लक्ष्मीकांत में गलत लिखा हुआ है। अच्छा, पूना पैक्ट लाके जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास का जो प्रावधान है, पृथक निर्वाचन प्रणाली फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वो प्रावधान को खत्म करवा दिया गया था। कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई करवा दिया गया था। उसमें ये हुआ था, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, संयुक्त निर्वाचन का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें दलित जातियों के लिए सीट को आरक्षित कर दिया गया, लेकिन वोटिंग सब सामूहिक रूप से करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे ना लक्ष्मीकांत बहुत परेशान किया है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ था कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास। फिर मैं सोचू चला जब पूना पैक्ट हो गया है तो फिर इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों आएगा। अब हम परेशान, कभी इससे पूछ रहे, कभी उससे पूछ रहे, कभी उससे पूछ रहे हैं, बहुत लंबा समय लगा। फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट निकाल कर देख रहे हैं। एक्ट के पीछे में एक शेड्यूल बनाकर लिखा हुआ है किन किन को दिया गया, उसमें डिप्रेस क्लास का नाम ही नहीं है। फिर और रिसर्च करना शुरू किया, तब हमको क्लियर हुआ कि नहीं, पूना पैक्ट जब हो गया तो पूना पैक्ट का डॉक्यूमेंट भेजा गया फिर इंग्लैंड में जाकर उस एक्ट को मॉडिफाई किया गया है। ये लक्ष्मीकांत में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बाकी सारा को बॉडी ठीक है, ठीक है। देखिए दूसरा वाला पार्ट, लेकिन अगेन देखो, सबसे पहली बात बताओ, अभी आपके जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है एट प्रेजेंट? सबसे प्राथमिकता तो सर 3 प्राथमिकता बता दो, चलो सबसे पहली छोड़, 3 प्राथमिकता बता दो। अभी तो एक प्राथमिकता ये तो जरूर होगी कि सर बीपीएससी एग्जाम क्लियर कर ले, हाँ सर, प्राथमिकता ये तो एक प्राथमिकता होगी। ठीक है, दूसरे पे होगा कि मेरी फैमिली वगैरह सब अच्छे से रहे, सब लोग अच्छे से। तीसरा होगा कि हम खुश रहे, ऐसा ही कुछ होगा। आपकी ही प्राथमिकता ये तो नहीं होगी ना कि सर साल भर में कम से कम 3-4 बार सर मटन मुर्गा चल जाता बढ़िया, ये तो नहीं होगा ना। ठीक है, ठीक है, इट्स अ पार्ट, ठीक है, ये शायद 6ठे 7वें पे आ जाए, 8वें पे आ जाए, लेकिन पहले पे तो दूसरा नहीं आएगा ना। मेरा समझ रहे हैं? जब मैं आपसे पूछूंगा कि ब्रजेश जी मुझे बताइए आपके जीवन के अभी एट प्रेजेंट क्या क्या मेन प्राथमिकताएं हैं, ये तो नहीं कहिएगा सर महीना में कम से कम 3-4 दिन मटन मुर्गा चल जाता, चंपारण मिला तो चलता तो विशेष रूप से अच्छा रहता। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के भारतीय संविधान में शामिल तत्व तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो पहले लिखेंगे ना। संघीय ढांचा की शुरुआत की गई, प्रांतीय स्वायत्ता दिया गया, ये सारे पॉइंट है ना। रिजर्व वाला बैंक वाला पॉइंट तो लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है। समझिए बात को। अभी आप अगर मटन मुर्गा वाला जो नहीं बताएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो पूछ भी नहीं रहा हूँ कि वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं। तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप 4थे 5वें 6ठे नंबर पर रखिए। ये स्टार्टिंग तो यहाँ समझ कीजिए, एग्जामिनर को आपको वो दिखा देता है कि आप थोड़ा पॉइंट्स को सही ढंग से संगठित नहीं कर पा रहे हैं। मैं समस्या वही है सर कि ऑर्डर में रख नहीं पा रहे सर, वो चीज जो है ना, रटना भी नहीं है, ऑर्डर में रटना भी नहीं, सेंस समझ, रटने की बात नहीं, ऑर्डर में रख नहीं पा रहे सर। जैसे लिखने का ये कि पहले क्या लिखाना चाहिए, फिर बीच में क्या, लास्ट में क्या, ये चीज आ जाएगा, वो तुरंत नहीं होता है। बोला तो आंसर राइटिंग स्किल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे से देखो, आपने यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे आपने विभाजन के लिए यहाँ पे लिखा है, जबकि आपको पहले लिखना चाहिए सबसे पहले कि संघीय ढांचा के बाद आप ये सारी बात करें। ठीक है, और उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को एलोबोरेट करें। राज्यपाल का पद, फिर यहाँ पे अपने लाइन गलत लिखा, प्रशासनिक ये गलत है इसका, वो ये ब्लूप्रिंट कहलाया। फिर आपने वो कंपैरिजन नहीं किया कि दोनों में से कौन कौन सा प्रावधान लाया गया इधर। ठीक है, ये वाला बहुत आपने छोटे में निपटा दिया। इसमें लिखिए ना कि संघीय ढांचा शेड्यूल 7 में 7वीं अनुसूची में रखा गया है। बाकी ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, कॉपी का जो लुक इज गुड। 18 नंबर दिए मैंने। ठीक है, अच्छा, और आप कर सकते हैं थोड़ा सा इसको और बेहतर ढांचे डालिए। पंकज कहाँ गए? पंकज है क्लास में? नहीं है?
पंकज नहीं है तो पंकज का रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो पंकज अगेन आपकी भूमिका में वही इशू है जो सबके साथ है। ठीक है, भूमिका आपने बहुत ज्यादा घुमाने में रख गए हैं। मतलब लगभग 3 वर्षों में बनकर तैयार हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन का अधीन बननी शुरू हो गई थी। नॉट नीडेड, 3 वर्ष में तैयार हुआ। हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, माहौल नहीं बनाना है, डायरेक्टली हिट कीजिए क्वेश्चन के उस पे। इसी क्रम में भारत सरकार अधिनियम 35 आया, जो ब्रिटिश सरकार अधिनियम भारत विकसित व्यापक सरकार का दस्तावेज था। ये भी नॉट नीडेड। डायरेक्टली आप आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो लाया गया था, उसमें ये कोरिलेशन से ये ब्लूप्रिंट बना हमारा। इसका एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारा भारतीय संविधान में इवोल्यूशन में रेगुलेटिंग एक्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक ये एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ढांचा हमारा क्रिएट करता है। तो इंट्रोडक्शन में यू शुड बी, आप डायरेक्टली हिट करें संघीय ढांचे की नींव। ठीक है, संघीय ढांचे की नींव। दूसरा पॉइंट आपने दिया भौगोलिक एकीकरण का प्रयास। तो दोनों पॉइंट को एक ही लिखा है आपने, एक में आप इसको पॉलिटिकल वे में लिख रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल वे में लिख रहे हैं। तो एक ही पॉइंट को एलाबोरेट करने से क्या होगा, वो पॉइंट थोड़े नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो इन दोनों को मिला के एक पॉइंट बनाओ, क्रिस्प पॉइंट बनाओ। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा, दोनों क्रिस्प करके। वित्तीय नियामक संस्था की स्थापना, ये इसको बाद में रखिए ना। जो मैंने सेम गलती ब्रजेश जी की है, वो सेम मिस्टेक यू आर आल्सो डूइंग। इन सभी पॉइंट्स को बाद में डालना है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता वाली बात नहीं दिख रही है मुझे, मताधिकार। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पहले आए। इसके बाद ये पॉइंट आएगा, डायरकी खत्म की जाती है, मताधिकार का विस्तार होता है। ये सारे पॉइंट्स पहले आएंगे। और जैसे अगर मैं बताऊं प्राथमिकता में सबसे पहले जो पॉइंट आएगा, फेडरेशन वाला आएगा, संघीय ढांचे वाला आएगा। नंबर 2 पे आएगा प्रांतीय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता, इसी में आ जाएगा द्वैत शासन की समाप्ति। आई थिंक कि इसको सबसे अच्छा स्ट्रक्चर विकास आपने किया है, सबको अपने अलग अलग हेडिंग बना बना कर लिखा है, तो दैट वाज गुड। फिर ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर बाकी जो टेल पॉइंट मतलब कुछ हल्लू पॉइंट्स लिख दीजिए कि आरबीआई बनाया गया, ये भी किया गया, वो भी किया गया। भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान समाहित व्यवस्थाएं, तो ठीक है, टेबल बना। देखो ये इसका पार्ट गुड है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा कमजोर है कि पॉइंट्स मिस प्रायोरिटाइज है। सेकंड पार्ट इज गुड। ये क्योंकि ये हमारे पिछले बैच के धीरे भी चीज है कि टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टेबल कंचन आपने ही बनाया ना। यस सर। अमन आपके भी कॉम में टेबल है? हाँ, आप में भी टेबल है। अमनदीप नहीं है क्या? ठीक है, तो दिस इज व्हाट टेबल बनना चाहिए। थोड़ा कंक्लूजन को और विस्तार कीजिए। रेस्ट इज गुड। विकास आप में भी समझ रहे होंगे अभी तक कि आपका ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, ये वाला पार्ट नॉट नीडेड। इस वाले अपनी एनर्जी को बचाइए, इसमें बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैसे है, क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे नहीं, प्रश्न है कि 1935 ने कैसे आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया। सो इस पे ना फोकस करके आप फोकस करें इसके सारे प्रोविजंस पे। ठीक है जी सर। अगेन बाइक कैमरलिज्म एट प्रोविंसेस। ठीक है, अब इसमें आपने एक काम तो अच्छा किया है कि आपने इसको बहुत अच्छे से शिफ्ट टुवर्ड्स रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, इसको आपने अलग अलग हेडिंग्स डाले हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। आपका प्रोविंशियल रिफॉर्म, अब प्रोविंशियल रिफॉर्म आपने सारी चीजें एक जगह रख दी। ठीक है, प्रोविंशियल एक्चुअली वही मेरे बॉडी में दिक्कत हो रहा था ना सर, मतलब मैं बार बार वो प्रोविजन 2 बार से वही लिख दे रहा था, सीधा चेप दे रहा था। तो आज मतलब वो अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि क्या क्या सही करना है। जैसे आज सेकंड पार्ट में अभी गलती किए हैं, मतलब वो बिल्कुल सब्जी वाला गलती कर दिए। हाँ, सेकंड पार्ट में देखा तो मैंने, जब इतना आपका बॉडी ये वाला फर्स्ट पार्ट अच्छा था ना, मुझे लगा सेकंड पार्ट में बहुत अच्छा होगा सेकंड पार्ट, लेकिन सडनली वो मेरे लिए वो था कि आपने बहुत इसको क्रिस्प में खत्म कर दिया। यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कीजिए, वाला पॉइंट थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, रेस्ट आपका ये वाला फर्स्ट पार्ट का स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा है। ये स्ट्रक्चरिंग किसी के आंसर में नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरिंग आपने बहुत अच्छा किया, आपने सबको अलग अलग सब ग्रुपिंग किया है, दिस इज गुड। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। फाउंडेशन ऑफ ये भी सब बहुत अच्छा है। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नहीं लग रहा है कि किसी फर्स्ट टाइमर का आंसर लिखा हुआ है, और ये कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम बना पाएंगे? ठीक है सर। ठीक है, दूसरा हाँ, ये तो हम सर फ्री हैंड, एक्चुअली छोटे से आदत है, ये मैं बोर्ड्स वगैरह में करता था, तो ये फ्री हैंड मतलब क्या करता हूँ, कलम का बॉडी लेके टान लेता हूँ और गोल गोल कर देता हूँ। खैर मतलब अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि सर मतलब जो गलती है ना अभी कर ले, बाद में नहीं करे।
तो ठीक है, अगर एग्जाम बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगा कि इसके बाद भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। पहला पॉइंट टेबल चाहिए मुझे, दोनों कंपैरिजन करते। दूसरा आपका कंक्लूजन यहाँ क्या है? यहाँ मुझे कंचन जी वाला टेबल यूज करना था, वो बेस्ट रहता यहाँ, अगर मैं वो कर देता तो। हाँ, तो टेबल यूज करना था। वेर इज कंक्लूजन? हाँ सर, वो इससे पहले ही कंक्लूड कर दिए सर। वो लास्ट वाला 6 पॉइंट जो है ना, उसको मैं कंक्लूजन के रूप में यूज कर लिया। तुम हाँ, तो लेकिन मेरे लिए तो ये फिर हैंगिंग हो जी गया ना। जी, मैं समझ एग्जाम गया। मेरी जी जी जी, साइकोलॉजी समझ ये है कि गया सर। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कंक्लूजन। जी ठीक है, जी, बिल्कुल सर, गलती है वहाँ मेरा। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा इश्यू है, बाकी फर्स्ट पार्ट इज गुड। ये अगर आपने ठीक। सप्लीमेंट्री डायग्राम बनाया होता है ना सपोर्ट करने के लिए अपने जी जी, पार्ट को, तो अच्छा लगता है। सिर्फ इसी कदम पे यस आपका सर। आंसर नहीं खड़ा रह पाएगा। ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। सांभवी, तुमने वो काफी अच्छा लिखा है बेटा। ठीक है, गिवन योर, थोड़ा इन सही पार्ट्स को थोड़ा इलाबोरेट कर दिया करो। ठीक है, Yes, बाकी sir. थोड़ा स्ट्रक्चर सही है, कंटेंट को थोड़ा इनरिच कर दो। बाकी थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम समझ में Yes, sir. तुम्हें आ रहा है। Content मेरा सबने बहुत कम गलती है. की है भाई। हाँ, कंटेंट बहुत कम है, तो स्ट्रक्चर तुमने सही फॉलो किया जैसे आ रहा होता है, जैसे जो चाहिए। एंड उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मैंने क्लास में बताया था ये, उस समय इसमें आया था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमने अडॉप्ट किया, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के नाम से। तो कंटेंट ये देखो, फेडरल फीचर, ऑल इंडिया फेडरेशन वाज, अब ये की फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1930 रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने ये क्यों लिखा है कि फेडरल फीचर पार्ट 11 of our constitution, though the establishment of 1912 all India federation was never implemented, but it is adopted later in governance. What is this? आप सीधा ये लिखिए ना कि हमें अब 1935 में इम्प्लीमेंट, हम 1935 की बात करेंगे, हम तो बात कर रहे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि नहीं आया। अगर वहां पे Yes, sir. तो उस वाले में अगर इम्प्लीमेंट नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये बोलेंगे कि 1935 में प्रोविजन आया था, वो प्रोविजन फिर बाद में प्योर हमारे यहाँ फेडरेशन के रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, Yes, sir. वो एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट हो गया. इस वाले पॉइंट में, इस वाले पार्ट में फोकस करना है प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस पे Yes, फोकस sir. इस बात पे कि इस पे कौन कौन से प्रावधान हमारे हैं। ठीक है, Yes, sir. रेस्ट इज गुड। थोड़ा सा पार्ट को इलाबोरेट करो, इतना क्रिस्प नहीं चलेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर लिख रही हो ना, Yes. तो लॉन्ग आंसर लिख रही हो, तो लॉन्ग आंसर में यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मोर पॉइंट्स, इनरिच करो आंसर को थोड़े पॉइंट्स बढ़ाओ पहले। तो तुम्हारे लिए मैं कुछ दिए, इनरिच द कंटेंट, मेक प्रेजेंटेशन बेटर, मतलब चार्ट वार्ट बनाओ और स्ट्रक्चर सही करो। स्ट्रक्चर में ये पार्ट सब भी, ये सारी चीजें सही करो। Yes, sir. ठीक. बाकी तुम कर लोगी, बहुत जल्दी कर लोगी। असामी क्या लिखे हो तुम इंट्रोडक्शन में? बोल बच्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून था जिसने उसी काल के दौरान भारत के समय विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए अधिनियम का उद्देश्य महत्वपूर्ण सुधार। जब ब्रिटिश शासन, इसमें मुझे ये कहाँ है कि इसमें भारत के संविधान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे इसने नए भारत का निर्माण किया आजादी के बाद, ये कहाँ है आपके इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में सर, मेन बॉडी में सर। नहीं तो मेन बॉडी हम तो बोल रहे इंट्रोडक्शन में चाहिए ना। ये देखो, इंट्रोडक्शन कभी भी बैकग्राउंड नहीं होता है, समझो मेरी बात को। एक चीज आप लोग समझिएगा चीजों गौर से, भूमिका और पृष्ठभूमि में फर्क होता है। ठीक है, भूमिका क्या होती है? भूमिका किसी भी चीज का टोन सेट करता है, एग्जैक्टली हम क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई लंबी बात कहनी है 10 मिनट तक की, ठीक है, और बस मुझे इसको स्टार्टिंग में ही इस बात को बता देना है कि सर वो 10 मिनट की मेरी जो वार्तालाप आपके साथ में होगी वो कैसी होने वाली, किस मुद्दे पे होने वाली, उसका कोर क्या होगा, तो वो मेरी भूमिका होगी। लेकिन एक बार जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बताना शुरू किया कि सर मेरी व्यक्तिगत समस्या, जैसे मान लो किसी को अपनी समस्या बता रहा हूँ, मैं किसी कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं किसी पुलिस के पास गया हूँ अपनी समस्या बताने के लिए, तो मैंने समस्या उसको बताना शुरू किया कि सर मेरे साथ अभी समस्या ये है, तो बताऊंगा ना कि समस्या की शुरुआत कैसे हुई, समझे? तो वहां मैं बताऊंगा पृष्ठभूमि कि सर मेरे सर कुछ दिन पहले सर तक बहुत बढ़िया चल रहा था, सर अचानक से सर ऐसा होना शुरू। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला कि सर मैं बढ़िया सर लाइफ सर जी रहा था, लेकिन सर इधर अचानक 10 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, खास करके जब भी हम सर कुछ फ्राइड फूड खाते हैं तो भी पेट विशेष दर्द होता है। दिस इज पृष्ठभूमि, दिस इज बैकग्राउंड। सो पृष्ठभूमि और भूमिका में फर्क होता है बेटा।
ठीक है, यस सर, क्या अलग चीज है। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को मुझे को 10 मिनट तक मुझे उसको कुछ समझाना है, तो मैं सीधा जाकर बोलूंगा कि सर मेरे पेट में दर्द रहता है, तो ये मेरा भूमिका है। लेकिन पृष्ठभूमि ये है कि मैं सर 10 दिन पहले तक बहुत बढ़िया चल रहा था सर, मैंने एक दिन सर दिल्ली गया सर, दिल्ली में छोले भटूरे सर खा लिए, छोले भटूरे खाने के बाद जब भी सर फिर फ्राइड फूड खाता हूँ तो पेट में दर्द होता है। दिस इज पृष्ठभूमि। तो ये जो आपने लिखा है, दिस इज मोर अबाउट पृष्ठभूमि, यस सर, दिस इज नॉट भूमिका, दिस इज नॉट इंट्रोडक्शन, दिस इज बैकग्राउंड। तो ये चीज ध्यान देना है। ये ठीक है, ठीक है। बाकी अपने लिखे सो क्रिस्प करो, थोड़ा सा तुम्हें अभी बातों को फैला के लिखने की आदत है, थोड़ा सा क्रिस्प करो। द्विसदन विधानमंडल प्रोविंशियल लेवल पे था, बार बार इस गलती सब कर रहे हैं। दूसरा देखो, यहाँ मैंने बोला कुछ हद तक, बहुत हद तक ये यहाँ पे लिखना है, वो एक सेम पेज रिपीट कर दिया, उसलिए काटा है मैंने। व्यक्तियों को पृथककरण ये सब सही है। ये चीज देखो, कहीं कहीं ना तुम उपन्यास वाली भाषा लिखते हो। इस अधिनियम द्वारा सीमित रूप से वयस्क मताधिकार की शुरुआत करके मतदाता सूची का विस्तार किया गया था, जिससे जिससे आबादी के बड़े हिस्से को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिला। ये सब नहीं दिखते, ये उपन्यास वाली भाषा है, जिससे एक बिगर पार्ट बड़ी आबादी को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिला। ठीक है, सुनहरा अवसर, ये सब ना उपन्यास वाली भाषा है। ये तुम्हारा एस्से में हेल्प करेगा, जीएस कैंसर में हेल्प नहीं करेगा। जीएस कैंसर जितना अपनी बात को रखोगे उतना एग्जामिनर के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि तुमको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन में एवरेज क्वालिटी मेंटेन करना है। तो जितना कम शब्दों में बात को अच्छे से रखना शुरू करो, तो धीरे धीरे ना ये जो उपन्यास वाली भाषा उससे दूर भागिए, क्रिस्प वाली भाषा पे आइए। जैसे यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट आपने लंबा करके लिखा है, इस पॉइंट को शॉर्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, एक मुझे फंडामेंटल क्वेश्चन बताओ कि 1935 के प्रमुख प्रावधान जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया, नंबर 1 पे लिखा कार्यपालिका की संरचना। 1935 में गवर्नर जनरल कार्यपालिका प्रमुख थे। संविधान में यही भूमिका राष्ट्रपति निभाते हैं। जितने भी बच्चे लोग क्लास में हैं, क्या ये सेंटेंस कॉन्सेप्चुअली सही लिखा हुआ है? तो सही तो है सर, उसमें जो गवर्नर थे वो आज के राज्यपाल और गवर्नर जनरल जो है अभी के राष्ट्रपति। फिर से गौर से तुम पढ़ो, तुम सेंटेंस क्या लिखे हो। यही भूमिका राष्ट्र गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। गवर्नर जनरल जो था वो हेड ऑफ स्टेट एक तरह से कह सकते हो, वो भी था, और उसके अंदर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। तो आज के डेट में फुल पावर राष्ट्रपति के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास है, पीएम। गवर्नर जनरल जो उस समय अंग्रेज के टाइम पे, ही वाज नॉट सिर्फ वो एक हेड बन के नहीं बैठा हुआ था कि जिसके नीचे में प्रधानमंत्री है, वो सारा काम कर रहा है, वो सिर्फ ऊपर से स्टैंप लगा रहा है। वो प्योर अथॉरिटीज के पास था। सब कोई एक तरफ वो अकेला बोल देता, चलो मैं इस डिसीजन को नहीं मान रहा, खत्म। तो गवर्नर जनरल के पास ही वाज द प्योर रिपोजिटरी ऑफ पावर, पूरे पावर स्ट्रक्चर का सेंटर था वो, जो आज के प्रेजेंट डे प्रधानमंत्री है बेटा, राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर स्टेट का हेड, तो भैया गवर्नर जनरल स्टेट का हेड नहीं था, क्राउन था अल्टीमेटली हेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें, जब आपने कार्यपालिका प्रमुख वाली बात लिखी है ना, ये वाला लाइन, ये वर्ड लिखा है, तो आपको यहाँ प्रधानमंत्री लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? यस यस। और इनफैक्ट अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आ रही है, जब 1947 में भारत आजाद होता है, तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का पोस्ट रहता है, और कौन होता है, बनते हमारे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी जब हमारे यहाँ गवर्नर जनरल बनते हैं, तो उस समय तक भारत का डोमिनियन स्टेटस ही रहता है। इसका मतलब आजादी के बाद भी कुछ दिन तक हम लोग डोमिनियन स्टेटस में ही रहे हैं। मतलब हमारी अभी तक क्राउन हमारे ऊपर है, क्राउन का प्रभाव, इसलिए हमने गवर्नर जनरल का पोस्ट कंटिन्यू किया था। सो गवर्नर जनरल को राष्ट्रपति से कंपेयर करोगे तो राष्ट्रपति तो हेड ऑफ द स्टेट है ना बाबू। क्या गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट था? क्या गवर्नर जनरल? नो सर। हेड ऑफ स्टेट अल्टीमेटली क्राउन है ना। यस सर, क्राउन है। इसके ऊपर इसका एक और बाप है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके ऊपर क्राउन है। सोचो तो ये नंबर 3 पे आ रहा है।
इसीलिए इसको प्रधानमंत्री से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक। कॉन्सेप्चुअल एरर है यहाँ पे। बाकी रेस्ट इज गुड। इसको कोशिश करो टेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए, समय बचेगा। ठीक है, समय बचेगा। बाकी अटेम्प्ट काफी अच्छा, आप अच्छा करोगे। ठीक है, तो अच्छा लिखोगे, धीरे धीरे समय के साथ में ना आपका आंसर राइटिंग उभरता चला जाएगा। यू नीड टू मेक अ टेबल। थोड़ा सा बोल बच्चों से बचेंगे, चीजों को क्रिस्प करेंगे, इंट्रोडक्शन सही करेंगे। रेस्ट इज गुड। ठीक है, रंजन क्लास में है क्या? रंजन, इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करो। इंट्रोडक्शन में भटके हो बहुत, अभी तक समझ में इतने कॉपी लोग डिस्कशन समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन तुम्हारा भटका हुआ है। दूसरा, थोड़ा सा कुछ मात्रा वात्रा ध्यान दे करो। ये डायग्राम्स ठीक है। द्विसदन की शुरुआत कहाँ पे? प्रांतीय स्तर पे लिखो प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो, बाकी सब ठीक है। मैंने सार्वजनिक मत लिखो यार, लोक सेवा आयोग लिखो, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। इसका सार्वजनिक सेवा आयोग नहीं होता। सडनली जैसे हम देखे ना सार्वजनिक वर्ड, तो क्योंकि सार्वजनिक वर्ड दिमाग में जब भी आता है तो यहाँ वही आता है, सार्वजनिक शौचालय। ठीक है, तो मतलब सार्वजनिक शौचालय कैसे आ गया इसमें? मतलब समझ रहे हो ना, वो चूंकि लॉ ऑफ एसोसिएशन, तो देखो सार्वजनिक शब्द कैसे इसमें आ रहा है बार बार। फिर मैंने गौर से लोक सेवा आयोग है, सार्वजनिक वर्ड नहीं, इसको लोक सेवा आयोग लिखो। ठीक है, इसको सही करना। सर एक बात सर, सर जो अभी आपने बताया सर कि वो कि प्रांत में 203, प्रांत में तो खत्म कर दिया गया सर कि 1935 का अधिनियम में तो यही हुआ कि अरे जो नहीं, वो 1919 बाइकैमरलिज्म, द्विसदन, द्वैध नहीं, डायरकी अच्छा। द्वैध है। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या बोलते, द्विसदन, दो हाउस, जो जैसे विधान परिषद और विधानसभा जो हमारे बिहार में है, इसकी शुरुआत तो 1935 वाला एक्ट से हुई। जो डायरकी है, दैट इज द्वैध शासन, वो तो खत्म कर दिया गया। ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट बाबू, उसको मिक्स नहीं करो। ठीक सर। हम क्या लिखे तो कौन सा पॉइंट है? द्विसदनीय ना, देखो द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत, तो द्विसदनीय मतलब कि दो अलग अलग हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस को जो कॉन्सेप्ट है वो प्रांतीय स्तर पे तो इसी में आया ना सर। लेकिन इसमें सर जो था राज्य परिषद और संघीय विधानसभा, सर ये तो केंद्रीय स्तर पे था ना सर वो। तो वो तो 1919 में ही आ गया ना संदीप, दो हाउस तो 1919 में ही आ गया ना। वही तो हम एक बार डिस्कशन भी कर रहे थे कि 1919 में दो हाउस लाने का क्वेश्चन क्या प्रावधान था, क्यों लाया गया? क्योंकि उस समय तो कोई संघीय ढांचा नहीं था। जब संघीय ढांचा नहीं है तो उसमें दो हाउस लाने का कारण क्या है? तो हम पहले ही पूछे हैं आपसे, समझे बात को? ठीक, समझ गया। तुम कंफ्यूजन में क्या हो रहा है तुमको? लग रहा है कि फेडरलिज्म आया 1935 में, तो यहीं से बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हुआ, द्विसदन यहीं से स्टार्ट हुआ। ये चीज तुम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि फेडरलिज्म तुम्हारा 1935 में आता है, तो द्विसदन भी स्टार्ट 1935 से ही होना चाहिए था। लेकिन ये द्विसदन स्टार्ट होता तुम्हारा 1919 में। यही तो उसने प्रश्न पूछे थे 1919 में क्यों शुरू हुआ था, तो जिसने जवाब में बताया था मुझे विकास ने कि सब चेक एंड बैलेंस करने के लिए। यही तो मेरा प्रश्न था ना। चीजों को समझो बहुत बारीकी से, मैं बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाता हूँ। तो एकदम जब मेरा क्लास करने बैठो ना, तो एकदम दिमाग वहां सब शांत वांत करके, रूम बंद करके एकदम अच्छे से बैठो, चीजें रिटेन करोगे। जबकि बहुत अंदर घुस के पढ़ाता, अंदर घुस के मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है, तोड़ तोड़ कर पढ़ाता हूँ कि चीज क्लियर रहे दिमाग में। ठीक है रंजन, देख लेना। सूर्य प्रकाश यार तुम्हारा काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है यार। तुमने पहले भी कभी आंसर लिखा है क्या? नो सर, फर्स्ट टाइम मींस थर्ड टाइम। इट्स रियली वेरी गुड सर। ठीक है, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर बॉडी काफी अच्छा है, सब कुछ तुमने बढ़िया लिखा है एक चीज। उसके बाद तुमने ये जो चार्ट बनाया है, चार्ट में सिर्फ एक गलती ये रहेगी कि यस यस नहीं करना था। ठीक है, या प्रोविजन लिख देना था थोड़ा बहुत, एक वर्ड में भी लिख देता चल जाता। ठीक है, क्योंकि ये सब ना जो कॉपी तुम्हारा चेक कर रहे होते हैं ना, ये सब तुम्हारे साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, ये सब तुम्हारे होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के। तो ये सब थोड़ा यस नो वाला देख के ना दिमाग सनक जाता है, बुरे लोग होते हैं ना, इसलिए बेटर यहाँ वर्ड लिख दो। बाकी तुमने यार चार्ट टेबल बना दिया, इट्स रियली कमेंडेबल। तीसरे आंसर तुम समझ गए कि यहाँ पे चार्ट का रिक्वायरमेंट है, रियली वेरी गुड आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर तुम्हारा है
तो मतलब मेरे को उसमें कुछ कहना नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस चार्ट में कि ये चीज इंप्रूव कर लेना। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इसमें यस नो नहीं करके एक एक वर्ड डाल देंगे, ठीक है? ओके सर। शिवाशीष ठीक है, इंप्रूव कर रहे हो। सर हाँ सर कभी कभी कंक्लूजन लिखने में मतलब थोड़ा सा दुविधा हो रहा है कि जो भूमिका है वही चीज फिर सामने आ जा रहा है कंक्लूजन में। नहीं, कंक्लूजन में लिखने वक्त लिखो कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा और पूरे उसको समराइज करके दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कंक्लूजन और भूमिका, तुमको सेम भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसेंस रख रहा है ना बस, ठीक है? कई बार अगर दोनों में लग रहा है कि दोनों सेम जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा टोन चेंज होगा, इंट्रोडक्शन वाला टोन ये होगा, बॉडी पे किस तरह ट्रांजिट कर रहे हैं वो होगा, और कंक्लूजन में ये वाला फीलिंग आएगा, समापन वाला फीलिंग आएगा कि भैया ये प्रावधान थे जो आज भी हमारे भारत में इस तरह से भारत को समृद्ध विकसित बना दिया है संविधान को, ऐसे करके कंक्लूड कर दो। बहुत ज्यादा लोड मत लो, अभी कोशिश ये करो कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन प्रश्न के हिसाब से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, दोनों मैच कर जा रहा है, दोनों का स्पिरिट मैच कर जा रहा है, तो ये बड़ा इशू नहीं है, अभी वो समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? बस कोशिश में ये करें कि प्रश्न का अनुरूप दोनों होना चाहिए। तभी मैं आता हूँ नंदन, इस पे कॉपी जल्दी से खत्म कर दो, ठीक है? शिवाशीष, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, यस सर। यू नीड टू फर्दर मूव कि आपने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपने लिखा है सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद आपको लिखना था फेडरेशन, क्रिएटेड ऑल इंडिया फेडरेशन, यहाँ पे आपने लिखा, तो इसको सेपरेट पॉइंट बना के आपने आगे लिखा। तो कोशिश कीजिए कि सारे आपका जब स्ट्राइड फोकस कीजिए कि फेडरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पे फोकस कीजिए कि प्रॉपर हम सारा हेडिंग को पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने आंसर लिखने से पहले किसी रफ पेज पे सारा हेडिंग एक जगह लिख लीजिए, हम ये हेडिंग के अंतर्गत हम प्रश्न का उत्तर देंगे और उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। तो आप पहले हेडिंग तैयार कर लीजिए, हेडिंग तैयार करने के बाद उन तब आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है? तो जैसे देखिए आपके यहाँ पे क्या इशू, आपने यहाँ भी लिखा फेडरेशन, आपने फिर यहाँ भी लिखा हेडिंग डाल के फेडरेशन, ठीक है? तो इसको पहले आप हेडिंग, आपके लिए होमवर्क ऐसा रहेगा कि आप क्या करें कि आप एक रफ पेज पे पहले अपना सारा पॉइंट्स लिख लीजिए, मेन हेडिंग, फिर उसका आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। देन बाइकैमरलिज्म इज द आइडिया व्हिच हैव टू लेजिस्लेचर, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये आप अपने बात को सही से लिख नहीं पा रहे, आपको लिखना है टू लेजिस्लेटिव हाउसेस, लेकिन टू लेजिस्लेचर नहीं। इसका मतलब ऐसा हो गया, इसका आप ये कह रहे हैं कि भारत में दो अलग अलग कानून बनाने के लिए बॉडी है, किसका बॉडी माने, मतलब जैसा आज हमारे यहाँ पे बॉडी एक ही है कानून बनाने की, पार्लियामेंट ही है, वो दो पार्लियामेंट नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है? कि ये उत्तर भारत में ये वाला पार्लियामेंट कानून चलेगा और दक्षिण भारत में ये वाले पार्लियामेंट कानून चलेगा, पार्लियामेंट हमारे पास एक ही है, वो पार्लियामेंट के अंदर में दो हाउस है, ठीक है? तो अगर आपने ये शब्द लिख दिया टू लेजिस्लेचर, तो ये शब्द अपने आप में कॉन्सेप्चुअली गलत है, इसको आप लिखेंगे टू लेजिस्लेटिव हाउसेस, ठीक है, ठीक है? बाकी ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है? ये वाला पार्ट अपने फिर वो कर दिया, इसको आपको वो करना है, टेबल बनाना है इसको। सर ये जो कंपेयर वाला बात हम लोग कर रहे हैं का डिमांड को फुलफिल कर रहा है, क्या बोल रहे हो? जो कंपेयर वाला हम लोग बात कर रहे हैं ना सर कि कंपेयर करना है, तो वो फर्स्ट पार्ट का मैंने आंसर हुआ कि सेकंड पार्ट का डिमांड, सेकंड पार्ट का, तो उसमें सर जैसे लिखा हुआ था कि विच, तो हमको लगा सिर्फ नाम बता, एक्ट वेयर लेटर रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा इसमें मतलब देखो कौन सा, अच्छा तुमसे अगर मैं पूछूं कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पूछूं कौन सा की फीचर इसमें आगे चलकर रिटेन कर दिया गया, तुम जितना स्पेसिफिक होकर बताओगे उतना जैसे हमको अच्छा लगेगा ना। जैसे मैं तुमसे पूछा कि ये बताओ बाबू भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो एक मेरे विकास बोलता है कि सर लंबाई सर 2000 किलोमीटर है, चौड़ाई सर 1800 किलोमीटर है। दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा एकदम एक्यूरेट बोलता है कि सर 347 पॉइंट समथिंग सर लंबाई है, जब मैं बोल रहा हूँ ठीक मुझे भी याद नहीं है, 35 समथिंग कुछ है लंबाई चौड़ाई में समथिंग। और दूसरा भी एक्यूरेट बोलता है कि सर इस पॉइंट से लेकर सर इस पॉइंट तक में सर इतनी चौड़ाई है। तो जो ज्यादा स्पेसिफिक बताए तो आदमी इंप्रेस उसी से होगा ना। वो ठीक है सर, लेकिन मतलब कंपेयर वाला बात समझ में नहीं आया।
अबे तो कंपेयर वाला बात यही है कि यार तुम ये चीज लिखोगे ना यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सर ये प्रावधान था जो आगे चल के हमारे भारतीय संविधान के इस वाले प्रावधान में कन्वर्ट हुआ। जैसे जो 3 लिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, 3 लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा भारत के संविधान में कौन से वाले पार्ट में है? 7th शेड्यूल में है। ये लिखोगे ना कि भारत में ये वाला प्रावधान जो था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आगे चल के भारत के 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये तो लिखोगे ना, ये तो कंपेयर, ये तो दिखाना है तुम्हें दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इज नॉट प्रॉपर्ली एड्रेस, उसको तरफ फोकस करो। रोशन भारती, या तुमने क्लास में हो? यस सर। सारी कॉपी पढ़ते वक्त मैंने शिवम मेरे साथ में बैठा हो, तुमने ये बोला कि शिवम देखो इसने लॉन्ग टाइम से मेहनत करते करते फाइनली अब इसका आंसर लिख के अच्छा आने लगा है। अच्छा आंसर टू द पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा तुम कॉपी का जो ये है ना मार्जिन थोड़ा बढ़ा दो, इतना शॉर्ट नहीं होता हमारे, मार्जिन यहाँ पे कर लो, ठीक है। बाकी तुम्हारा आंसर अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना उनके अंदर ये सब समझ अब आ गया है कि आंसर कैसे लिखना है, 4 टेबल कब जरूरत है, ठीक है। सो वेरी गुड यार, वेरी गुड आंसर, इम्प्रूव करो। इनफैक्ट मैं तुम्हारी बड़ाई उससे भी कर रहा था, शिवम से भी, कि देखो आखिर प्रैक्टिस करते करते ये इस लेवल पे पहुंच गई, जिसको समझ में आने लगा है कि आंसर कैसे देना चाहिए, ठीक है। मुझे तुम बहुत जल्दी 24-25 वाले जोन में चली जाओगी, ठीक है। कीप इट अप, ठीक है। आयुष, तुम्हारे साथ यही कमी है बेटा कि लिखते बढ़िया हो लेकिन ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में लिखो, कहीं कॉपी खरीदो तुम पहले, या तो फिर शिवम सर से बात करके कॉपी ले लो एक स्ट्रक्चर। और मुझे स्ट्रक्चर चाहिए आंसर, मुझे ऐसे आंसर नहीं, ऐसे आंसर दोगे तुम फिर चेक नहीं करूंगा। इतना कॉन्साइज लिखोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे तुम ऐसे इतना कॉन्साइज? तो प्रैक्टिस, तुम्हारा कंटेंट इतना अच्छा रहता है, तुम इतना बढ़िया कंटेंट लिखते हो एग्जाम में, लेकिन सिर्फ तुम्हारा कॉपी का प्रेजेंटेशन बेकार है, इस कारण से तुम्हारा एग्जामिनर को लगेगा कि सीरियस कैंडिडेट नहीं है। तो तुम सबसे पहला जो काम करो तो तुम राइटिंग पे काम करो, तुम्हारा कंटेंट काफी अच्छा रहता है। तो तुम्हारा कंटेंट मैंने पढ़ा है, कंटेंट में कोई इशू नहीं है, मैंने सारा पढ़ा, तुम्हारा कंटेंट में कोई इशू नहीं है, तुम्हारे पास अशुद्धियां नहीं है मात्रा वगैरह के, ये सारी चीजें सही है, ठीक है। तुम्हें इम्प्रूव क्या करना है, सबसे पहले इम्प्रूव करना है अपना राइटिंग का तरीका, थोड़ा चेंज करो, इतना एकदम ऐसे मार्जिन नहीं, मतलब तुम कंजूस स्वभाव को क्या बाबू? नहीं सर, मेरा ना सर आंख थोड़ा सा तिरछा है, एक बायां वाला, और हाथ, तुम्हारा हाथ तिरछा है बायां वाला? न, आंख उससे क्या दिक्कत है? तो तुम्हें देखने में कोई दिक्कत होती है क्या? मैं शायद लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, बहुत ज्यादा माइंड। कोशिश करो धीरे धीरे, तुम थोड़ा सा जब भी लिखो ना तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, और एक पेज में तुम मुश्किल से 15-16 लाइन रखो, उससे ज्यादा लाइन मत रखो। कितना लाइन पढ़ो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, नीचे भी जोड़ लेंगे तो तुम 28-30 लाइन रखते हो, और तुम्हारा लाइन भी बहुत लंबा है, फॉन्ट साइज छोटा तो है ही, तुम 15-16 लाइन तक रखो, इससे ज्यादा लाइन मत रखो एक पेज में। बिल्कुल सर, इतना मार्जिन रखो दोनों साइड से कम से कम। तुमको हम फॉर्मेट अभी दिलवा देते हैं, ठीक है, चाहे कॉपी मिलती है कहीं से खरीद लो, ठीक है, उसको रखो। बाकी ये वाला सेकंड पार्ट में तुमने कंटेंट तुम्हारा भरपूर रहता है, ठीक है, इसको सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, जैसे बाकी लोगों ने किया है। कि एग्जाम में तुम इतना कंटेंट नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में इतना इतना कंटेंट लिखने में हम सोचे ना कि मेरा आंसर छोटा हो जाता था, 3 पन्ना भी नहीं जाता, तो इसीलिए हम सोचे कि इसको बड़ा कर। कंटेंट बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम वर्ड काउंट बढ़ा दो, तो अपना लिखने का तरीका चेंज करो। यस, वर्ड काउंट नहीं बढ़ाओ, लिखने का तरीका चेंज करो, ठीक है। वर्ड काउंट है तुम्हारा, तो लगता है कि 600 वर्ड काउंट हो गया तुम्हारा, 1 2 3, तुम्हारा कंटेंट तो अच्छा है, 20 नंबर भी दिए, लेकिन तुम्हारा वर्ड काउंट ज्यादा है। तुम्हारा वर्ड काउंट अगर लिमिटेड, ये तुम्हारा लिमिटेड में लिखे होते हैं ना तो ज्यादा और अच्छा रहता है। कंटेंट तुम्हारा अच्छा है, कोशिश करो थोड़ा सा वर्ड काउंट कम करने का, थोड़ा बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखने का,
यस सर, यस सर। हम जो लास्ट में लिखे हैं ब्लूप्रिंट वाला, तो सर इंट्रोडक्शन में लिखना था, वो हम जब हम मिस किए तो हमको पता चल गया। वो हम जो ये सब लिखे कि सर संविधान में ये जो नीचे का सर, इसको लिखना चाहिए था। हाँ लिखा हो, सही लिखा हो, ठीक है, मैंने पढ़ा है वो, थैंक यू। मैंने पढ़ा है वो, सही लिखा है। मैं अगर काट नहीं रहा हूँ तो समझो कि हम पढ़े हुए हैं पूरा एक लाइन, ठीक है। यस सर। तुम्हारा आंसर ऐसा नहीं कि हम ऊपर से नहीं पढ़ के आते हैं, मेरा एक लाइन पढ़ा हुआ रहता है। नहीं काटा हुआ है मतलब कि वो पास है। हाँ सर। ठीक है, नीलेश क्लास में हो? वही आपके इंट्रोडक्शन में इश्यू है, इंट्रोडक्शन पे थोड़ा काम कीजिए, समझ अब तक तो आ ही गया होगा। ठीक है, आपके वो इंट्रोडक्शन में छोटा नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना है। जो क्वेश्चन का डिमांड है ना, उसको डायरेक्ट हिट करना है। क्वेश्चन का डिमांड कैसे इसने आधुनिक भारत की नींव रखी, तो उसका आपने फोकस ये कर रखा है कि ब्रिटिश टाइम पे इस एक्ट क्या महत्वपूर्ण, क्या इसका योगदान था, कैसे इसने काम किया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है कि इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ेगा, कैसे इसने मॉडर्न इंडिया को शेप किया। ये इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का मैं अभी बता रहा हूँ, आगे 10 पे बता रहा हूँ। बाकी ये सब सही है, द्विसदनीय व्यवस्था इसको सही करो, ये प्रांतीय स्तर पे था, ठीक है। तो नीचे पर सर कट गया शायद, कट गया, ठीक है। बाकी सब चीज सही है, मैं देखा है, बाकी बॉडी वगैरह सही है, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, बाकी रेस्ट इज गुड। दूसरा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आपने फिर यहाँ पे छोटे में निपटा दिया है। इसको टेबुलर फॉर्मेट है, ठीक है। मतलब कई बार ये होता है, मैंने देखा है कि एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में अपन आंसर लिख रहे होते हैं तो सिर्फ पहले वाले पार्ट पे अपन ज्यादा फोकस कर देते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को ना पुच्छी समझते हैं, पुच्छी समझ के उसको ट्रीट कर लेते हैं। नहीं सर, होता क्या है ना कि पहले वाला पार्ट ज्यादा हो गया तो पेज का तो सीमा है, आपको लिखने से पहले ही दिमाग में ये स्ट्रक्चर बना लेना है कि दूसरा वाला पार्ट पुच्छी नहीं है, दूसरा वाला पार्ट को भी ट्रीट करना है, उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत देना है। तो जो लोग भी दूसरा पार्ट, सर भूमिका बहुत अच्छा, थोड़ा सा भूमिका में दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा, आप अच्छा लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चूंकि आपका एग्जामिनर नंबर आपको देगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, जब आपने सेकंड पार्ट को सिर्फ ट्रीट नहीं करेगा तो नंबर कटेंगे। सर वो व्याकरण वाला शुद्धि नहीं होता तो तुमको मिल जाता अभी तक, ठीक है, होता तो मिल जाता। जैसे यहाँ पे अधिनियम में है, देखो यहाँ पे, हाँ कहीं कहीं से वो तो ध्यान दे, ठीक है। देखो हम जब इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन का, तो 3 तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन इसका लिख के, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका लिख के आया हूँ, ठीक है। बाइक बंद करो नीलेश। तो सब इसका जब मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो सबसे पहले मेरा ये फोकस होगा, पहला ऑप्शन में जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट जो लगा है, ठीक है। मैंने 3 तरह से लिखा है, जो सबसे अप्रोप्रिएट लगा है वो मैंने ये लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वो वाटरशेड मूवमेंट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। मुझे इसके बैकग्राउंड में जाकर बात नहीं करनी 1935 एक्ट क्यों लाया गया, ऐसा क्या कारण था, मुझे बात करनी है इसके इम्पैक्ट के बारे में। For the first time, it laid down a detailed federal structure, introduced provincial autonomy, ठीक है, यही तो की प्रोविजन, एंड सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। समझ रहे बात को कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैंने ये लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये वाटरशेड मूवमेंट है, उसके बाद कोर प्रोविजन लिखा, फिर लिखा कि भैया ये इनैक्ट भारत वालों ने नहीं किया था, इसको इनैक्ट तो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत ही किया गया था, जो कि कंचन ने लिखा है कि कॉलोनियल स्पिरिट है। कंचन तुम्हारा कॉपी नहीं किया, हम पहले से लिखे हुए थे। द इनेक्टेड अंडर colonial rule, the act served as a blueprint for Indian constitution with several of its institutional framework, administrative principles and legal concepts retained in post-independence India. भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संवैधानिक विकास का एक मील का पत्थर था। इसने पहली बार एक विस्तृत संघीय ढांचा प्रस्तुत किया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की और भारतीयों के शासन में भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। यद्यपि यह अधिनियम औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाया गया था, फिर भी यह भारतीय संविधान के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया
जिसकी कई संस्थागत संरचनाएं, प्रशासनिक सिद्धांत एवं विधिक अवधारणाएं भारतीय स्वतंत्र भारत में यथावत बनी रही। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ इंट्रोडक्शन। ये पहला इंट्रोडक्शन है जो मैं प्रेफर करूंगा। दूसरा 2 इंट्रोडक्शन मैंने और लिखे हैं बाकी लोगों को कॉपी देखते हुए कि कॉन्टेक्स्ट में सेट करते हुए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1947 के बीच में बहुत सारे एक्ट लाए गए, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और फाइन रीचिंग था। While it fell short of delivering full governance, it laid down the structural functional foundation that were later embedded in Indian Constitution. अब देखो इस वाले इंट्रोडक्शन में हमने हिस्टोरिकली इसको एक बैलेंस करने का प्रयास किया, मैं दर्शाने की कोशिश किया है, बट ये पृष्ठभूमि ज्यादा लग रहा है, इंट्रोडक्शन कम लग रहा है। इसमें वो एक बात, जैसे इसमें मैंने क्लियर कट स्ट्रक्चर डाल दिया कि कौन कौन से की प्रोविजंस थे, कैसे वो की प्रोविजंस आगे जाके भारत का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संस्थागत संरचनाएं हैं, जो प्रशासनिक सिद्धांत है, जो इसका लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कैसे रिलेट की, इसमें क्लियर कट सब कुछ। इसमें मोर ये फोकस है हिस्टोरिकली एनालिसिस में कि भैया 1773 से 1947 के बीच बहुत सारे एक्ट, इसमें 1935 वाला भी था। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड फार रीचिंग था। ये इट फेल शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग फुल गवर्नेंस, लेकिन इसके फीचर्स बाद में रखे गए। ठीक है, तो ये स्वामी ये भूमिका के रूप में ज्यादा है, ये पृष्ठभूमि के रूप में ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। सुनो स्वामी, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारे इंट्रोडक्शन से इंस्पायर होकर लिखे वाला, लेकिन ऐसा इंट्रोडक्शन चलेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे दोनों में किसमें ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। विकास? हाँ सर, पहले वाले में एक्चुअली वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये सब जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, पढ़ा किया, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ये वाला, इसके पढ़ लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। नाउ थर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बॉर्न इन अ वैक्यूम, इट इज एन आउटकम ऑफ लेयर्ड colonial experiments. Among this, the Government of India Act 1935 is most significant as it institutionalized the idea of federalism, bicameralism, all India services, and constitutional governance, many of which were carried forward almost verbatim in the post 1950 constitutional framework. So ये वाला जो नंबर 2 मैं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है, बात समझना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला फ्रेमवर्क है उसको तो रखा गया है। बाइकैमरलिज्म इसको मैंने एक्सपैंड नहीं किया। बाइकैमरलिज्म के कॉन्सेप्ट को तो यहीं पे पूर्ण रूप से मिलता है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें मिसिंग क्या है? इसमें मोटा मोटी वो वाली बात है, लेकिन मिसिंग क्या है? सबसे नंबर 1 पे तो मेरा ये इंट्रोडक्शन रहेगा, ऑप्शन 1 वाला। ठीक है, नंबर 2 पे ये रहेगा और नंबर 3 पे ये वाला रहेगा। नंबर 2 वाली मिसिंग क्या है? नंबर 2 वाली मिसिंग है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो स्पिरिट था, जो उसकी आत्मा थी, वो कॉलोनियल थी। ठीक है, जो कि आपके पहले वाले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। ये आपको डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इसका है, इसका इम्पैक्ट पड़ा, कैसे पड़ा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दोनों में है, तो लिखेंगे ना कॉलोनियल स्पिरिट था। ठीक है, इसी कारण से ये वाला इंट्रोडक्शन इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, क्लियर कट हो रहा है? किसी को डाउट अब इंट्रोडक्शन को लेके? सर थर्ड वाले इंट्रोडक्शन में सर ऐसा लग रहा है कि पूरा आंसर का डिमांड इंट्रोडक्शन में ही आ गया ना। तो ठीक है ना, क्या इश्यू है? अगर तुम आंसर के डिमांड को इंट्रोडक्शन में डाल दे रहे हो तो इट्स गुड। अगर आंसर के डिमांड को तुम डाल दे रहे हो तो यही तो इंट्रोडक्शन का काम होता है, जो तुम पूरा अपने आंसर का, इस क्वेश्चन का डिमांड, आंसर का एसेंस तुम इंट्रोडक्शन में डाल दिए। बट इस वाले थर्ड वाले में इशू ये है कि इसने वो वाला बात नहीं दे रहा है, कॉलोनियल फ्रेमवर्क के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसमें जो फीचर्स, जैसे यहाँ पे फीचर्स बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इसने फर्स्ट टाइम इट लेड डाउन अ डिटेल्ड फेडरल स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड इंडियन पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें क्रिस्प कर दिया गया है। कॉलोनियल स्पिरिट को नहीं लिखा गया है। और ये जो ट्रांजिटरी पार्ट होता है, इसको अपन
बोलते हैं कि यहाँ से मेन बॉडी से स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली देख के लग रहा है कि यहाँ से इसका बॉडी अब ये क्लोजिंग लाइन है और यहाँ से अगला मेन बॉडी क्वेश्चन का स्टार्ट होगा। तो ये मैं तीनों इंट्रोडक्शन शेयर कर दूंगा आप लोगों को और आप लोग इसको बार बार देखते रहिएगा, ठीक है? तब जाकर आपको समझ में आएगा इंट्रोडक्शन में ये तीन अलग अलग क्या है, कैसे हैं। मेरे ख्याल से व्यक्तिगत रूप से मैं पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा, थर्ड प्रायोरिटी इसको दूंगा, 2 इसको दूंगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल ये वाला है क्योंकि इसमें मुझे लॉन्ग आंसर है, मुझे इसमें सारे मेरे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक।